नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जीव विज्ञान को। तो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग द एयर आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड। तो देखो, जब सांस अंदर ली जाती है, रेस्पिरेशन में दो कंडीशन आती है। रेस्पिरेशन दो चीज़ों से बनती है, एक होता है इनहेलेशन जब हम सांस लेते हैं, और दूसरा होता है एक्सलेशन जब सांस छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होती है, आपकी इनहेलेशन जो कंडीशन होती है इसमें एयर इन होती है और इसमें एयर आउट होती है। तो जो पूछ रहा है एयर आउट का पूछ रहा है, तो एक्सलेशन है। हिंदी में बात करें इसे तो अंतः श्वसन और उच्छ्वासन बोला जाता है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, व्हेन द डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, आपके जो लंग्स होते हैं उनके नीचे लगा होता है, बिलो द लंग्स रिलैक्सेस, दिस कॉज द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स टू रिड्यूस एंड दस एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स एंड द आउट थ्रू द नेजल पासेज। अब होता क्या है कि जो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ लगा रहता है उसमें वो क्या करता है, आपका रिलैक्स करता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और इसी से क्या होती है कि जो आपका वॉल्यूम होता है ना लंग्स के अंदर जो बनता है किसका, एयर का, वो क्या हो जाता है आपका रिलीज हो जाता है। और नेसल पासेस के थ्रू या फिर जो आपकी क्या होती है ट्रैकिया होती है, जो आपकी विंड पाइप होती है, वहाँ से क्या निकल जाती है, हवा बाहर निकल जाती है। तो रेस्पिरेशन की अगर बात करें, श्वसन की अगर बात करें, तो एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज होता है आपका, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेन होती हैं आपकी, और नाइट्रोजन भी होती है कुछ मात्रा में। तो बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द मीडियम इन विच इट लीव्स एंड बिटवीन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द टिश्यू फ्लूइड दैट बाथ्स देम, इनहेलेशन एंड द एक्सलेशंस आर इक्वली लॉन्ग। दोनों एक जैसे होते हैं, सांस को लेना सांस को छोड़ना लगभग समान रूप से चलता है, इक्वली डीप, और ट्रांसपोर्ट द सेम अमाउंट ऑफ द एयर ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ द टाइम, अप्रॉक्सिमेटली हाफ अ लीटर वन पेड ऑफ द एयर पर ब्रीथ एट रेस्ट इज मोस्ट एडल्ट। याद रखना कि लगभग एक टाइम के अंदर हम जब हम सांस लेते हैं तो लगभग आधा लीटर के आसपास हम क्या ले लेते हैं, सांस को ले लेते हैं, और आधा लीटर क्या कर देते हैं, आपका एक्सेल कर देते हैं लगभग, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये लिम्फ नोड्स हैं, ये आपका ट्रैकिया है, इसे बोलते हैं आपका क्या, विंड पाइप। ये आगे लगा होता है, इसके पीछे लगा होता है, इसके पीछे होता है आपका एसोफेगस पाइप, जैसा फूड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के ये जो आपको ये छल्ले टाइप के दिख रहे हैं, कार्टिलेज लगी हुई है, ठीक है ना, जो इसे सपोर्ट देती है। अच्छा, बात करें फिर लंग्स आते हैं, और याद रखना आपकी जो आपका राइट लंग्स होता है वो 3 लोब्स में बटा होता है, बड़ा होता है वो, 3 लोब्स होते हैं। एक ये वाला हो गया, यहाँ से दिख रहा होगा, एक ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया बीच वाला, और एक ही नीचे वाला पार्ट हो गया, 1 2 और 3। तो जो आपका राइट वाला जो लंग्स होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, बड़ा होता है, बजाय किसके, लेफ्ट लंग के। लेफ्ट लंग के 2 ही पार्ट होते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 पार्ट में बंटा होता है, एक होता है फर्स्ट ये वाला, और दूसरा अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो यहीं से आपका दूसरा यहीं पे इस तरीके से बटा होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट लंग छोटा होता है क्योंकि जो आपका हार्ट होता है वो बीच में नहीं होता, वो थोड़ा सा होता तो बीच में ही है, जो अगर देखेंगे पोजीशन देखेंगे बीच में होता है, पर थोड़ा सा वो क्या करता है कि लेफ्ट लंग की तरफ होता है, तो थोड़ा सा जगह खा लेता है। इसलिए जो लंग होता है आपका, लेफ्ट लंग होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है आपका, बोल सकते हैं थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि हार्ट को भी पोजीशन बैठानी पड़ती है, ये आपका हार्ट है। तो लेफ्ट लंग में 2 होते हैं, अपर लोब होता है और लोअर लोब होता है। वहीं राइट लंग की बात करें तो अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब होता है, ये आपने याद कर लेना है। बीच में हार्ट हो गया, हार्ट आपका जानते हैं सर्कुलेशन का काम करता है, पंपिंग का काम करता है। और लंग्स आपके किसका काम करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, किसका, O2 और CO2 का। इसी के नीचे आपका डायफ्राम लगा होता है, क्या लगा होता है, डायफ्राम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, लंग्स की बात करें, लंग्स में क्या होती हैं आपकी आर्टरी वीन तो कनेक्टेड होती हैं, जो क्या करती हैं आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे जो आपको ये ब्रांचेस दिख रही हैं ट्रैकिया से जो कनेक्टेड है, याद रखना ट्रैकिया से जो कनेक्टेड होते हैं बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया से जो कनेक्टेड ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली 2 ब्रांचेस, ये 2 ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई की सब ब्रांचेस को बोला जाता है जो यहाँ से आपकी कनेक्टेड ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, ये देख लीजिए। तो इन्हें बोला जाता है आपका क्या, इन्हें बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। बात समझ में आई। और फिर इनसे लगी हुई कुछ ऐसे गोल गोल अंगूर टाइप के शेप के आपके लगे होते हैं, जो लास्ट पॉइंट होता है आपका किसका, लंग्स का। तो ये होते हैं आपके क्या, ये होते हैं एल्वियोली। यहीं पर आपका CO2, O2 एंड CO2 क्या होती है आपकी, ट्रांसपोर्ट होती है, एक्सचेंज होती है। तो ये आपने याद रखना है, एल्वियोली। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं इनहेलेशन में क्या करते हैं हम, कि सांस को अंदर लेते हैं, सांस को जब अंदर लिया जाता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। याद रखना किस तरफ जाता है, नीचे की तरफ, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है।
तो बीच में आपकी थोरेसिक कैविटी होती है चेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, उसका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने सांस को अंदर लिया है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। जैसे हम क्या करते हैं, एक्सलेशन करते हैं, एक्सलेशन या एक्सपायरेशन बोलते हैं हवा का, तो उस समय क्या होता है आपका कि आप हवा जब बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, डायफ्राम कहाँ आता है, ऊपर की तरफ आता है, और जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो आपका क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो ये याद रखना, डायफ्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब सांस ली जाती तो नीचे की तरफ बैठेगा, और जब सांस छोड़ी जाती तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव द एबंडेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अच्छा वो बोल रहा है कि कौन सा आपका हार्ट का जो पार्ट है अब हार्ट जो होता है ना हमारा 4 पार्ट में बंटा होता है। अगर मैं हार्ट इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से बना देता हूं, तो ये 4 पार्ट में बंटा रहता है आपका हार्ट, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला राइट वन होता है, ठीक है ना, और ये लेफ्ट वन होता है। तो जो ये सब ऊपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं राइट एट्रियम, और इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमेशा याद रखना कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड, हम क्या बोलते हैं उसे, आपका इम्प्योर ब्लड, पर बायोलॉजी की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में इम्प्योरिटी को, इम्प्योर ब्लड को क्या बोला जाता है आपका, तो ये आपने याद रखना है, इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें आपका क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती है, जेनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमेशा वो क्या होता है आपका, इम्प्योर ब्लड आपको राइट साइड में दिखेगा। कहाँ होता है, इम्प्योरिटी कहाँ होती है, राइट साइड में होती है। वहीं अगर प्योर ब्लड की बात करें तो प्योर ब्लड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ये हमेशा किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो ये होता है आपका प्योर, यहाँ पर ये आपने याद कर लेना, 4 पार्ट याद कर लेना, राइट, लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट की तरफ आपका क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, जैसे बोलते हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बोल रहा है कि आपका जो हार्ट जो रिसीव करता है एबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो कहाँ से करता है। एक्चुअल में यहाँ पे आपकी क्या लगी, पल्मोनरी वीन्स लगी होती है, वो ठीक उल्टा काम करती है आपकी नॉर्मल वीन्स के। जैसे आपकी जो दो होती है ना, आपकी क्या होती है, आर्टरी होती है, आर्टरी क्या करती हैं, आपके प्योर ब्लड को लाती हैं में, जो आपकी नॉर्मल आर्टरी होती है जो, ठीक है ना, और जो आपकी वीन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं। ठीक पल्मोनरी के साथ, पल्मोनरी सिर्फ ये नाम याद रखना है, पल्मोनरी फुसफुस बोलते हैं शायद से इसे, ये आपकी लंग से कनेक्टेड होती है, ये लंग्स वाली होती है। तो यहाँ पे उल्टा काम होता है, जो आर्टरी होती है इसके लिए ये इम्प्योर हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है, और वेन्स के लिए क्या हो जाती है, प्योर हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका ऊपर की तरफ से कनेक्टेड होती है पल्मोनरी वेन्स। अब उल्टा काम करेगी, उल्टा काम करेगी मतलब प्योर को लाएगी, और वो लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस तरफ लाती है, इस तरफ लाती है, लेफ्ट आपका कहा एट्रियम में। तो ये लिखा, विच सेल ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव द एबंडेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सा होता है आपका, लेफ्ट एट्रियम होता है। चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव द एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रिच ब्लड लाती है, जिसे प्योर ब्लड बोलते हैं, फ्रॉम द लंग्स। द पल्मोनरी वेन्स, मैंने बताया था ना आपका, पल्मोनरी वेन्स जो होती है, एक्चुअल में केवल वेन्स आएगा, नॉर्मल वेन्स जो होती हैं आपकी जो कनेक्टेड होती है बाकी जगह से, वो आपका इम्प्योरिटी को करती है। पर पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी आपकी क्या होती है, वेन्स होती है जो किससे कनेक्टेड होती है, लंग से कनेक्टेड होती है, और आपका किसको लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, चैनल ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। The inferior and superior vena cava brings the oxygen poor blood from the body into the right atrium। अच्छा, राइट एट्रियम का काम क्या होता है कि इसमें लगी होती है 2 चीज़ें, एक होता है इन्फीरियर, एक होता है सुपीरियर। सुपीरियर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ इन्फीरियर लगा होता है। ये क्या करता है कि जैसे हमारा बॉडी की तरफ, अब हमारी बॉडी में क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, प्योर ब्लड, और फिर वो घूम फिर के कैसा हो जाता है आपका, फिर से क्या होता है, गंदा हो जाता है, जैसे बोलते हैं इम्प्योर ब्लड होता है, जैसे बोलते हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो किस तरफ आता है, फिर वो आता है राइट एट्रियम की तरफ। कहाँ आता है, राइट एट्रियम की तरफ आता है, ये आपने याद रखना है, जैसे बोलते हैं ऑक्सीजन पुअर ब्लड। अच्छा, द पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजन। अब आर्टरी का काम क्या होगा, ये काम होता है इसका क्या, आर्टरी है, तो इसका काम होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को कहाँ से लाना, राइट वेंट्रिकल से खींच के लाना, कहाँ की तरफ, लंग्स की तरफ। क्योंकि सिंपल सी बात है, प्योर मतलब फिल्ट्रेशन, अगर मैं बोलूँगा फिल्ट्रेशन, अगर मैं बोलूँगा फिल्ट्रेशन मतलब कि अगर आपका जो ब्लड है उसको प्योर और इम्प्योर अगर वो हो रहा है, तो ये दोनों किसका काम है, ये दोनों काम है लंग्स के। तो उस लंग्स में जाना बहुत ज़रूरी है। जो आपका क्या होता है, ब्लड पंपिंग का काम होता है। पंपिंग का काम किसका होता है, आपका पंप करना, ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना। पंपिंग का काम होता है किसका, ये होता है आपका हार्ट का।
इतना याद रखना है। कई लोग समझते हैं कि जो आपका हार्ट होता है यहीं आपका ब्लड बनता है, पर ऐसा गलत है, ठीक है ना। ब्लड यहाँ नहीं बनता, ब्लड यहाँ नहीं बनता, ब्लड बनता है आपका कहाँ, बोन मैरो में। कहाँ बनता है, बोन मैरो में। और बोन मैरो भी दो तरीके का होता है, मैंने बताया था, एक येलो होता है और एक आपका रेड होता है। तो रेड बोन मैरो में आपका क्या बनता है, आपकी क्या बनती है, ब्लड बनती है, जिसमें आपका क्या, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट्स और आपकी क्या होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ल्यूकोसाइट देखने को मिलता है, मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट से आपको देखने को मिलता है। तो ये आपने याद कर लेना है। यहाँ पे मैं देखो ये चित्र लेके आया हूँ, तो ये आपकी महाधमनी है, एरोटा, एओर्टा बोला जाता है, ये महाधमनी होती है। इससे क्या होता है, अब देखो ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर, ये रेड कलर शो कर रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब प्योर ब्लड को। बस इतना याद रखना है, पिक्चर से समझ सकते हैं। और जो ये आपका वायलेट कलर या फिर ब्लू कलर दिखाता है, ये दिखाता है आपका किसको, अगर मैं ब्लू बोल दूँ, ब्लू या वायलेट जो भी है, दूसरा कलर जो दिखाता है वो दिखाता है किसको, आपके, ये दिखाता है आपके ब्लू, तो ये दिखाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब इम्प्योर ब्लड को। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये आपका सुपीरियर वेना कावा, तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया, देख रहे हो, इम्प्योर ब्लड आया, कहाँ से आया, बॉडी से, बॉडी से आता है, ना कि लंग से। लंग्स हमेशा भेजेगा, तो कौन सा भेजेगा, लंग्स हमेशा भेजता है आपका, लंग्स का काम होता है प्योर ब्लड भेजने का। बात समझ में आ गई। और लेना क्या होता है उसे, इम्प्योर ब्लड। वहीं पर आपका क्या होता है, एल्वियोली की तरफ आपका क्या होता है, वहीं पर आपकी ऑक्सीजन मिलती है किसके साथ, ब्लड के साथ, और वो आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो ये आ गया आपका अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आया सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, आपका क्या होता है, बॉडी के थ्रू, ये बॉडी के थ्रू आता है। बॉडी से जो ब्लड आया वो कैसा है आपका, वो आता है आपका कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किस तरफ आया, राइट एट्रियम की तरफ। तो जो आपका क्या होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड बोलते हैं, या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, बाई बॉडी, और कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। यहाँ पे एक वॉल्व दिख रही होगी, ये वॉल्व दिख रही है, यहीं से ब्लड अंदर की तरफ जाएगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो पार्ट होता है नीचे वाला पार्ट होता है, और यहाँ पर आ जाता है आपका, बात समझ में आ गई, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये आ गया इधर से, और ये इन्फीरियर वेना कावा, ये भी बॉडी से आ रहा है, देखो ये तो अपर बॉडी से आ रहा है ऊपर की तरफ से, ये लोअर बॉडी से आपका क्या आता है, ऊपर की तरफ आता है। वही आएगा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन पुअर ब्लड, जो क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो यहाँ से आता है, और यहीं से आपका क्या, जो आपका क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व लगी होती है यहाँ पे, क्या लगी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर देख लीजिए, जो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जोड़ती है। तो यहाँ से जब आपका आता है, तो ये दोनों कैसे आते हैं आपके, ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है कि यहाँ तक आपने दिमाग में रखना है। फिर ये कहाँ चला जाता है, इधर नहीं आता है, रेड में नहीं आएगा, प्योर इसका काम नहीं होता करना। याद मत रखना कि ये दिमाग में मत रखना कि बोलो राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा ना, राइट वेंट्रिकल की तरफ आ गया। यहाँ से ब्लड क्या होता है कि ये जो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आना बहुत जरूरी है ब्लड का, वो भी कौन सा, इम्प्योर ब्लड का। फिर आपका ये ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, ये देख रहे हो ये वाला रास्ता, और इस वाले रास्ते को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। ये वो होती है जो आपका कनेक्ट करती है किससे, लंग से। ये कहाँ से कनेक्ट होती है, आपकी लंग से। तो ये देखो यहाँ से आपका चले गया बाहर, ब्लड क्या चले गया, बाहर चले गया, कहाँ जाएगा, ये देखो इसे बोलते हैं आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपका इम्प्योर ब्लड को ले जाती है, इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाएगी, लंग्स में। लंग्स का काम क्या है, उसे प्योर करना। फिर वो क्या होगा, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू अंदर आएगा, देख रहे हो ये आ गया आपका कहाँ, अंदर। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो ये बोल रहा था कि लंग से आपका जब कहाँ आता है, आपका ब्लड जब आता है हार्ट में, तो कहाँ आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, ये क्वेश्चन बना हुआ था। अब यहाँ से कहाँ जाएगा भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, चले गया, देखो यहाँ से चले गया। यहाँ पे कौन सी वॉल्व होती है जो खुलती बंद होती है, तो इसे बोलते हैं माइट्रियल वॉल्व, या इसे बोलते हैं आपका कौन सा, बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ से क्या होता है कि जो आपका ब्लड है फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा, यहाँ निकल गया, देखो इधर से ये निकल गया, ये आपका कैसा प्योर ब्लड है। और ये है महाधमनी, ये कौन है, महाधमनी एओर्टा। इसका काम क्या होता है, इस ब्लड को बॉडी की तरफ फेंकना। इसका काम क्या होता है, बॉडी की तरफ फेंकना। एक नीचे की तरफ भी आती है, तो अपर बॉडी की तरफ और ये लोअर बॉडी की तरफ। बस ये सिस्टम होता है आपका पूरा। और ये जो वॉल्व लगी होती है यहाँ पर जो होती, देखो यहाँ पर जो थी, जो आपका इम्प्योर ब्लड आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व। आपका जो क्या था कि लंग्स की तरफ भेजना था, उसके लिए कौन सी, पल्मोनरी वॉल्व। आपका फिर जो लंग्स से कहाँ की तरफ आया, हार्ट की तरफ आया, लेफ्ट एट्रियम की तरफ आया, तो वहाँ पर से कौन थी, तो माइट्रल वॉल्व थी। फिर वहाँ से अगर एओर्टा की तरफ गई तो एओर्टिक वॉल्व थी। तो इसलिए एओर्टिक याद करना बहुत आसान है, एओर्टा एओर्टा, पल्मोनरी पल्मोनरी बहुत आसान है। बाकी दो याद कर लेना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बोलते हैं माइट्रल को। तो ये आपने याद रखना है, सेम यहीं पर है, ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है लगातार, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। अब ये कौन सा होता है हमारा, ये ह्यूमन हार्ट है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर।
ओपन किन के अंदर होता है, तो ज़्यादातर जो आपके ऑर्थोपोड्स होते हैं जैसे आपका कॉकरोच वगैरह हो गया, इनका क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई देखो, अब सिर्फ मैं देखो जब अपर बॉडी की तरफ है, तो अपर बॉडी की तरफ ये सुपीरियर वेना का हुआ है, काम क्या होता है इसका, इम्प्योर ब्लड को ले जाना, कहाँ ले जाता है, लंग्स की तरफ। यहाँ से क्या होता है फिर ब्लड प्योर होके कहाँ की तरफ आ रहा है, देखो ये कहाँ की तरफ आ रहा है, तो ये आता है आपका किधर की तरफ, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ से कहाँ जाता है, एओर्टा में, एओर्टा से कहाँ, बॉडी की तरफ, और नीचे की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरीके से थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस मैं समझा चुका हूँ। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले जब मैंने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बताई थी। तो एरोबिक और एनरोबिक दो कंडीशन होती है। एरोबिक में क्या होता है, जब आपके रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनरोबिक कंडीशन होती है कि जब आपका रेस्पिरेशन होता है विदाउट ऑफ ऑक्सीजन, ये बोल सकते हैं एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में, जब आपकी ऑक्सीजन क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि the respiration that takes place in the presence of the oxygen is termed as the aerobic respiration. The amount of the energy released is more in the aerobic respiration is quite large in the comparison of the anaerobic respiration. अब होता क्या, मैं बताता हूँ कि आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और याद रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो आपका क्या है, पावर हाउस है सेल का। और जो आपका एनारोबिक होता है ना, जो आपका एनारोबिक होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें जो निकल रहा है देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इन द एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द गेन ऑफ द 36 और 38। आपके कितने निकलते हैं, या तो 36 है तो 38 आपके क्या निकल जाएंगे, एटीपी मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बाहर निकल जाते हैं जब आपका क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है आपका कैसा, एरोबिक। वहीं अगर बात करूंगा कि एनरोबिक कंडीशन की बात करूंगा, तो उसमें केवल दो ही आपके क्या निकलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ये आपने याद कर लिया। एरोबिक जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द हायर ऑर्गेनिज्म दैट हैव द हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट। चलो, तो ये किन में होता है आपका, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े बड़े आपके जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनरोबिक रेस्पिरेशन, तो मैंने बताया इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या और होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ये क्या करता है, एटीपी की जो अमाउंट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज से आपके 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, जबकि यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक या दो ही आपके क्या निकल पाते हैं, एटीपी निकल पाते हैं। अच्छा, यूज्ड व्हेन द हार्ट रेट एंड द ब्रीथिंग रेट राइज, ये तब होता है। और प्रोडक्ट लेस एटीपी पर ग्लूकोज, ये तो बता दिया मैंने। यूजिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 1-2 मिनट्स ऑफ द एक्सरसाइज, एनरोबिक। हाँ, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि क्या हमारे पे केवल एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अगर ह्यूमंस की बात करो, नहीं ऐसा नहीं है। एंड्रोपिक रेस्पिरेशन भी होता है, और एंड्रोपिक रेस्पिरेशन होता है जब एक्सरसाइज वगैरह की जाती है। तो शुरुआत में थोड़ा सा जो क्या होती है आपको जो देखने मिलता है, उसमें क्या होती है कि आपका ऑक्सीजन अपसेंट होती है। तो 1-2 मिनट के लगभग यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकंड मिनट्स ऑफ द एक्सरसाइज, ये देखने मिलता है एंड्रोपिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये ग्लाइकोलाइसिस देखो, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देता है। पायरुवेट क्या होता है आपका, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जब ग्लूकोज आपका टूटता है तो पायरुवेट में बदलता है। पायरुवेट में दो कंडीशन हो सकती है, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक कंडीशन होती है, और दूसरी होती है साइटोप्लाज्म में एनरोबिक कंडीशन हो जाती है। अगर आप एरोबिक कंडीशन के साथ चलोगे तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके लिए आपको क्रिप्स साइकिल को 2 बार फॉलो करना होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी बन जाती है। वहीं अगर दूसरी कंडीशन देखेंगे, आपका जो एनरोबिक कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, उसमें फर्मेंटेशन होता है। तो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे अगर देखा जाएगा तो एनिमल जो होते हैं, या जैसे हम ही हैं, तो हम एक्सरसाइज के टाइम पे हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। जो जैसे देखा होगा जब एक्सरसाइज वगैरह की जाती है तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो पेन किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। तो एनरोबिक कंडीशन हमारे शरीर में भी देखने को मिलती है। तो लैक्टिक एसिड बनता है एनिमल्स में, क्योंकि हम आते तो किस में, किंगडम तो हमारा एनिमल ही है। पर हाँ, अगर छोटे जैसे ईस्ट वगैरह में देखा जाएगा तो उसमें आपका फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। ग्लूकोज से क्या पायरुवेट बनने तक की कहानी है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना निकलता है आपका, 2 पायरुवेट मॉडल क्या निकलते हैं, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ये अलग अलग आपके क्या है, ये एंजाइम्स हैं। जैसे ग्लूकोज है तो एटीपी में बदल जाता है। एटीपी जो आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, जिसमें हेक्सोकाइनेस होता है आपका। उसी तरीके से फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है ना, जो उसका मोनोमर है 6-फॉस्फेट में बदल जाता है। तो ये पूरी चेन चलती रहती है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी प्रोसेस देखो, वही लिखा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट निकला, एरोबिक में क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एनरोबिक में आपको फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल।
तो देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि अगर आपकी कैसी प्रोसेस चल रही है, फर्मेंटेशन चलती है, तो पायरुवेट से क्या निकलते हैं आपके, देखो यहाँ से अगर अब मैं बोलूँगा पायरुविक एसिड तो कितना निकलता है आपका, 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 ही बनते हैं, चाहे वो आपका बोल सकते हैं एरोबिक है चाहे आपका क्या एनरोबिक है। पर हाँ, पर जब एनरोबिक कंडीशन होती है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसे बोला जाता है, तो उसमें आपके 2 एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये याद कर लेना, पेपर में पूछा गया था। और अगर बात की जाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन में तो लगभग 36 या फिर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो तो ग्लूकोज प्लस ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकाल देते हैं। कितना भाई, तो C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, उसके साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द O2, ये आपका क्या होता है, अरे ये आपकी रिवर्सेबल होती है, रिवर्सेबल में इधर की तरफ जो जाती है, अगर मैं इस तरफ बोलूँगा तो ये हो जाता है आपका कौन सा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और इस तरफ जा रही है वो कौन सी, रेस्पिरेशन। तो इससे क्या निकलता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर निकलता है आपका, ये आपने याद कर लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होता है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, सेम चीज़ है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब आपका क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो 38 आपके क्या निकलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। वहीं अगर एनरोबिक कंडीशन की बात करूंगा तो लैक्टिक एसिड में बदलता है और आपका 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। फिर मैंने बोला था ग्लूकोज जब क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है तो आपके 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और एटीपी आपका बाहर निकलता है। अच्छा, ये ग्लूकोज लिखा हुआ है तो वही चीज़ है कि विद ऑक्सीजन तो आपका 38 आपका क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है 38, बोल सकते हैं 38 या 36 दोनों निकल सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, क्रिप्स साइकिल और जो आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो आपकी चेन होती है, तीनों काम करते हैं। और अगर विदाउट ऑक्सीजन है तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू एंड्रोपिक रेस्पिरेशन में आपका क्या निकल जाता है, लैक्टिक एसिड निकल जाता है, या फिर आपका क्या निकल सकता है, अल्कोहल भी निकल सकता है। इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आपके जनरेट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म्ड, तो रेस्पिरेशन में होता है, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है, वो किस में चेंज होती है, आपकी हीट एनर्जी में चेंज होती है, एयर जो होती है, ठीक है ना। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म्ड, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। द एनर्जी इज ग्लूकोज in glucose can be released in the single reaction. When this happens, heat energy is released as the glucose burns. अच्छा, देयर आर द 2 मेन टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनरोबिक। एरोबिक की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, एनरोबिक में ऑक्सीजन इज अब्सेंट। एरोबिक की बात करें, गैसेज आर एक्सचेंज इन दिस फॉर्म ऑफ द रेस्पिरेशन, इसमें आपकी गैसेज चेंज होती है। याद रखना कि वहाँ पर क्या होती है, आपकी एरोबिक कंडीशन में गैस क्या होती है, आपकी एक्सचेंज होती है, जबकि एनरोबिक में गैस एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता है रेस्पिरेशन में। अच्छा, अगर एरोबिक की बात करेंगे तो इसमें ग्लूकोज ब्रेक करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है, जबकि एनरोबिक कंडीशन में जो ग्लूकोज ब्रेक करता है तो वो एथिल अल्कोहल C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एनर्जी में टूटता है। कितना निकलता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितना निकलता है, 38। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। तो ये 4 सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। अच्छा, देख लीजिए, तो ये होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, और ये मसल ओरिएंटेशन के लिए आपका जरूरी होता है। अच्छा, ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज एसिड जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है लैक्टिक एसिड होता है, एनरोबिक कंडीशन है। कौन सी, एनारोबिक कंडीशन है ना, और ये किस में चलती है, एनिमल्स में चलती है, ये आपने याद रखना है। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल में टूट रहा है, तो ये आपका जो क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है ना, ईस्ट होता है, उसमें होता है ये। अब देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है लाइट डिपेंडिंग रिएक्शन होती है आपकी, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये पूरी चलती है आपकी, उल्टा चलता है आपका, सेलुलर रेस्पिरेशन उल्टा होता है। पर यहाँ पर याद रखिए, ग्लूकोज जो होता है 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकालता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, पायरुवेट जब बाहर निकलता है आपका, उसके साथ ही आपका NAD जो होता है वो NADH में टूट जाता है, मतलब बदल जाता है। जो आपका NAD होता है, NAD को मैंने फुल फॉर्म बताई थी, NAD आपका किस में चेंज होता है, NADH पॉजिटिव में। तो जो आपका क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये किस में चेंज होता है आपका, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन पॉजिटिव में, ठीक है ना। उसके बाद क्रिप्स साइकिल 2 बार फॉलो होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी बनती रहती है। तो ये आपने याद रखना है। और कितने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ये आपने याद रखना है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, याद कर लेना, ठीक है ना। पूछा जाएगा क्रिप्स साइकिल कितनी बार फॉलो होगी, 2 बार फॉलो होगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट 3 बार होगा, ठीक है ना। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। कितने, 1 से 2। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। तो मैंने पहले बताया दिया था आपका, वेल होता है, क्योंकि वेल जो होती है वो मैमल होती है, स्तनधारी होती है। तो जो सांस लेती है ना वो लंग्स से लेती है, जैसा हम लोग हैं, ये सांस कैसे लेती है, लंग्स में। तो इसको सांस लेने के ज़मीन पे आना पड़ता है, बाकी फिश को आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनमें गिल्स होती हैं, वहीं से वो क्या कर देती हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ले लेती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है
कि गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। लिखा हुआ है गिल्स कैन एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड एक्सक्रीट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो गिल्स वही काम करता है जो हमारे लंग्स करते हैं। गिल्स कैन बी फाउंड इन द ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश, टैडपोल्स, प्रॉन्स, इनमें सब में होता है। लंग्स आर द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ द व्हेल्स। व्हेल हो गई आपकी, कौन सी हो गई, जो दूसरी मछली होती है आपकी, जैसे डॉल्फिन हो गई। तो डॉल्फिन भी आपकी क्या होती है, आपकी क्या होती है, मैमल्स होती है। ये क्या करते हैं, बच्चे जनते हैं, बाकी अंडे देते हैं। तो देखो अगर एनिमल की बात करें, अर्थवॉर्म जो स्किन से लेता है, सांस लेता है। व्हेल की बात करें लंग्स से। स्पाइडर स्कॉर्पियन की बात करें बुक लंग्स होते हैं उनमें। कॉकरोच की बात करें ट्रैकिया से, विंड पाइप से। टैडपोल फिश पॉन्स की बात करें गिल्स से। फ्रॉग जो होता है ना, उसकी एक खासियत होती है, वो स्किन से भी ले लेता है, लंग्स से भी ले लेता है, और बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी मुंह में होती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी आपको। एम्फीबियंस, मैमल एंड द बर्ड्स होते हैं, वो लंग्स से लेते हैं, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये उसका क्या है, देखो ये उसका लंग है, किसका, व्हेल मछली का। ये उसका ट्रैकी है, विंड पाइप है, और ये नेजल प्लग होता है उसका। जैसा हमारा नाक होता है ना, उसका नेजल प्लग पर उसके कहाँ पे होता है, ये सर के ऊपर होता है, जिसे ब्लो होल बोलते हैं। आपने देखा होगा यहाँ से पानी निकलते हुए इस तरीके से फुहारा टाइप की मारती है व्हेल मछली या डॉल्फिन, दोनों मारती हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, पूछा जाएगा कि किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया ही है। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा ही है। क्लास कौन सी है, मैमेलिया है। ऑर्डर कौन सा है, सिटैशिया होता है। याद रखना है कौन सा है, सिटैशिया। हमारा कौन सा है, प्रिमिटिव। तो ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ पे ट्रैकिया, हार्ट, लीवर, स्टमक, रिब्स, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, एनस कहाँ पे होता है, फ्लूक, वर्टिब्रा, डॉर्सल फिन, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, शोल्डर ब्लेड, ब्लो होल कहाँ पे, तो मैंने दिखा दिया। सेम होता है किसके साथ, आपका डॉल्फिन के साथ। इससे पहले एक लेक्चर लिया था तो वहाँ पे मैंने क्लियर किया था, आई थिंक जब मैं एनिमल किंगडम के बारे में बता रहा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स कवर्स द लंग्स। कौन सी आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कवर करती है लंग्स को, तो ये होती है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो जो झिल्ली फेफड़ों को ढकती है, उसकी सुरक्षा करती होती है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन। आराम से याद कर सकते हो। पल्मोनरी, वेन्स, आर्टरी पढ़ी थी ना, सेम याद करना है बस, और कुछ नहीं है। तो लिखा प्लूरल इज प्लूरा, ये प्लूरा इज द मेम्ब्रेन दैट विल कवर द लंग्स। इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बिटवीन द डबल लेयर मेम्ब्रेन एंड अ जेली लाइक फ्लूइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लोअर। द फ्रिक्शन ऑन द लॉन्ग सर्फेस, ये क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करती है लंग्स के बीच में, क्योंकि हम सांस क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। डायफ्राम इज लोकेटेड बिलो द लंग्स, मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत के क्वेश्चन में। इट इज द मेजर मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम। इट इज अ डोम शेप्ड मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड द रिदमिकली एंड द इनवॉल्ट्री। इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। अपॉन इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्लैटन्स एंड द चेस्ट कैविटी इनलार्ज। मैंने बताया जब क्या करते हैं, सांस को लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर की तरफ आने का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब सांस छोड़ते हो तो नीचे की तरफ रिलैक्स मार जाता है। ये स्टर्नम मैं पिछले चैप्टर में बात कर चुका हूँ, जब मैं स्क्लेटल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। स्टर्नम आपकी बिल्कुल जो आपकी क्या होती है, बोल सकते हैं जो आपके लंग्स होते हैं। लंग्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपके जो फेफड़े, जो आपके क्या होते हैं जो आपकी क्या बोलते हैं, रिब केज होती है। क्योंकि आपके लंग्स जो बंदे होते हैं किसके अंदर होते हैं, रिब केज। रिब केज का जो मेन जो सेंटर मिडल पार्ट होता है ना, बिल्कुल चेस्ट के बीच में जो होता है आपका, वो स्टर्नम होता है। The sternum is a long flat bones located in the central part of the chest. It connects to the ribs via the cartilage and forms the front of the ribs cage and it helps the protect the heart. ये किसको, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को करता है, मेजर ब्लड वेसल्स और को इंजरी से करता है। सिलेटेड एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है यार। The nasal passes as well as the bronchioles are lined with the कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम। नाक से लेके ब्रोंकियोल्स तक जो आपके लंग्स के अंदर होते हैं, वहाँ तक जो होती है आपकी, वो आपकी सिलेटेड एपिथेलियम लेयर होती है। दीज सेल्स सेक्रेट म्यूकस, ये इनका काम क्या होता है, म्यूकस को सेक्रेट करना। जो आपका क्या होता है, म्यूकस समझते हो ना आप लोग, ठीक है ना, जो नाक से मुंह से भी निकलता है आपका, ये आप याद कर सकते हैं, बलगम बोलते हैं जिसे। एंड द सीलिया हेल्प, अब ये खराब नहीं होता, क्या होता है कि ये इन्फेक्शन से बचाता है। हमारे जो क्या होते हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं, जहाँ जहाँ से म्यूकस निकलता है, बॉडी पार्ट्स को बचाता है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो म्यूकस जो होता है आपके नाक से, मुंह से ये निकलना स्टार्ट कर देता है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। सेक्रेट म्यूकस एंड द सीलिया हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द डस्ट एंड द एयर। इसका काम क्या होता है, तो सीलिएट एपिथेलियम का काम होता है हमारे शरीर को जो सांस आ रही है उसमें जो आपका क्या रहा है, डस्ट आ रहा है, उससे बचाने का काम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो ये आपका इंटरकॉस्टल मसल्स लगी हुई, ये बाहर से जो, ये आपका स्टर्नम, ये जो पॉइंट है स्टर्नम है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर ये लगा हुआ, ये स्टर्नम पॉइंट है। सेम इसी तरीके से लंग्स इस तरफ भी आएगा, ध्यान रखा, बस मैं बता रहा हूँ। इस तरफ आपकी रिब केज लगी हुई है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कार्टिलेज है आपकी, ये कौन सी कार्टिलेज है, और ये रिब केज है आपकी। टोटल मिला के कितनी होती है, तो टोटल मिला के होती है 12, 12 दूनी 24। और जो आपका क्या होता है, जो आपकी फ्री रिब्स होती हैं वो 2 होती हैं, 11वीं और 12वीं नंबर की। ये लंग्स हो गया, लंग्स के बाहर से आपका प्लूरल सैक है,
और प्लूरल सैक आपका प्लूरल मेम्ब्रेन से बना हुआ, ये लंग्स है, बाहर से इंटरकॉस्टल मसल है जो प्लूरल कैविटी से बनी हुई है, नीचे की तरफ आपका क्या है डायफ्राम है, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो चेस्ट वॉल है, रिब केज हो जाता है, स्टर्नम, थोरेसिक वर्टिब्रा, कनेक्टिव टिश्यू और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये सारी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अच्छा, मैच द फॉलोइंग। एल्वियोली, एल्वियोली मैंने बताया था, एल्वियोली का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, या बोल सकते हैं एक्सचेंज होता है करना, एक्सचेंज करना होता है किसका, गैसेस का, मतलब O2 को CO2, इन दोनों का एक्सचेंज करना होता है। तो एल्वियोली का जो हो जाएगा काम हो जाएगा 4। तो अब देखो ए का 4 कहाँ पे, तो ए का 4 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। चलो बाकी देखते हैं। लैरिंग्स जो होता है वो होता है आपका कौन सा, वॉइस बॉक्स, कौन सा होता है, वॉइस बॉक्स। तो बी का 1 है, बी का कौन सा 1, तो हो गया आंसर ये वाला। बाकी मैं बताया था सिलेटेड एपिथेलियम, मैंने अभी बताया था, इसका काम क्या होता है, डस्ट को रोकना, रिमूवल ऑफ द डस्ट फ्रॉम द एयर। और ट्रैकिया जो होता है ये ट्रांसपोर्ट एयर, ये क्या होती है, विंड पाइप होती है, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है गैस एक्सचेंज, एल्वियोली की बात करें, गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द, मैंने बताया था ना अंगूर टाइप के होते हैं आपके, जो ब्रोंकाइल्स होते हैं उनसे आगे लगे होते हैं, ब्रोंकियोल्स से। तो वो अंगूर टाइप का, वहीं पे आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज होता है आपका CO2 और O2 का। प्लेस इन द मिलियंस ऑफ द एल्वियोली इन द लंग्स एंड द कैपिलरीज दैट इन्वॉल्व देम द एल्वियोली। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब एल्वियोली में आपका क्या आता है, जो आपका कोविड है ना, कोविड-19 हो गया, तो ये भी एल्वियोली को इफेक्ट करता है। दूसरा आपका, आपने सुना होगा जब आपका क्या हो जाता है, बोलते हैं, अरे दिमाग में नहीं आ रहा, निमोनिया, निमोनिया। तो निमोनिया में टाइम पे भी आपका क्या होता है, एल्वियोली क्या हो जाती है आपकी, इन्फ्लेमेट हो जाती हैं। तो ये आपने याद रखना, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है उनमें क्या, सूजन आ जाती है। तो कैपिलरीज दैट इन्वॉल्व द देम, और ये जब सूजन आ जाती है ना, तो ये अच्छे से क्या नहीं कर पाती, एक्सचेंज नहीं कर पाती CO2 और O2 का, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। द एल्वियोली आर द मॉइस्ट एंड द थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज द साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज, स्लाइटली ओनली surfactant prevent the alveolar walls from the collapsing and the sticking together. Inhaled oxygen moves from the alveoli to the blood in the capillaries, and carbon dioxide moves from the blood in the capillaries to the air in the alveoli. अच्छा, सिलेटेड एपिथेलियम की बात कर रहा तो मैंने बता दिया था इसका काम क्या होता है, नेजल पासेस एज वेल एज द ब्रोंकियोल्स आर लाइंड विद, कहाँ से कहाँ तक होती है, नाक से लेकर ब्रोंकियोल्स तक, आर लाइंड विद द कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम। These cells secreted the mucus and the cilia help in the removal of the dust from the एयर। तो सिलेटेड एपिथेलियम याद रखना किस तरफ, नाक वाले रास्ते से लेकर ब्रोंकियोल्स तक जाता है, काम होता है आपका किसको हटाना, जो आपकी धूल वगैरह होती है। तो देख लेते हैं। तो नोज एंड नेजल कैविटी की बात करें, वार्म्स मॉइस्चर एंड द फिल्टर द एयर एज इट इज इनहेल्ड, जब हम अंदर लेते हैं सांस को तो उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। पैरिंग्स की बात करें, आपका क्या होता है, पैसेज वे होता है, एयर जो कहाँ की तरफ जाता है, ट्रैकिया की तरफ जाता है। लैरिंग्स आगे की तरफ होता है, पैरिंग्स पीछे की तरफ होता है। तो पैरिंग्स से हवा कहाँ जाती है, आपका नाक के थ्रू पैरिंग्स से गुजरते हुए ट्रैकिया की तरफ पहुंचती है। लैरिंग्स की बात करें तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं, या एडम सेपल भी बोला जाता है इसे। आपने वो देखा होगा, अपना गला देखना, तो जो ज़्यादा पतले होते हैं उनका गला बाहर की तरफ निकला रहता है यहाँ पे, वो एडम सेपल है, ठीक है ना। वेयर द वॉइस कॉर्ड आर लोकेटेड, वॉइस कॉर्ड की अगर बात करेंगे तो मेल और फीमेल की भी बात करेंगे, वो आगे जाके मैंने क्वेश्चन ला रखा है, वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ट्रैकिया की बात करें, विंड पाइप होती है कीपिंग द विंड पाइप ओपन, द ट्रैकिया इज लाइंड विद द फाइन हेयर कॉल द सीलियम, वही सीलियम मैंने बताया, सीलियम एपिथेलियम से लगे होते हैं, विच फिल्टर एयर बिफोर इट रीचेज द लंग। अच्छा, ब्रोंकाइज आती है, तो ये आपकी क्या होती है, जो आपका क्या आता है, ट्रैकिया आता है ना, ट्रैकिया से कनेक्टेड दो होती है, जैसे ट्रैकिया नीचे की तरफ आ गया, ये दो आपकी क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं, तो इन्हें ब्रोंकाइज बोलते हैं। 2 ब्रांचेज एट द एंड ऑफ द ट्रैकिया ईस्ट लीड टू द लंग्स। यहाँ से फिर इसकी सब ब्रांचेज स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे सब ब्रांचेज स्टार्ट, उन्हें ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ द स्मॉलर ब्रांचेज लीडिंग फ्रॉम द ब्रोंकाई इनटू द लंग टिश्यू एंड अल्टीमेटली एयर सैक्स। इसके बाद क्या होता है, इस तरीके की बनी होती है, यहाँ पे ऐसे, इन पे ऐसे ऐसे लगे होते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्वियोली। द फंक्शन रेस्पिरेटरी यूनिट इज द लंग्स वेयर गैसेज आर एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होती है, एक्सचेंज होती है। अच्छा आगे चलते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी चीज़ लिखी हुई है। पैरानाइजल साइनस होता है आपका, पैरानाइजल साइनस होता है आपका नाक की तरफ, ठीक है ना। तो फ्रंटल स्पेनोइड पीछे की तरफ, नोज में नेजल कैविटी हो गया, कॉन्केव हो गया आपका, और वेस्टिबुल हो गया। पैरिंग्स पीछे की तरफ होता है, नाक से जो आपका कनेक्ट होता है ना, पीछे की तरफ आपका पैरिंग्स होता है। लैरिंग्स आगे की तरफ होता है। यहाँ पर लैरिंग्स में क्या होता है, एपिग्लॉटिस लगा होता है, थायराइड कार्टिलेज लगी होती है, और सिरकोइड आपका कार्टिलेज लगी होती है। ये एपिग्लॉटिस जानते हैं आप क्या चीज़ होती है, एपिग्लॉटिस जो होता है आपका, जो ये देखो, ये आपका विंड पाइप है, और ये पीछे देख रहे हैं, ये वाली चीज़ जो दिख रही है, उसने पूरा नहीं बना रखा, पर ये पीछे जो है एसोफेगस पाइप है, जिसको बोलते हैं आपका क्या, फूड पाइप। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस लगा होता है, वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो इस एयर पाइप को बंद करता है और खाना इधर चला जाता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब ये थोड़ा सा लेट कर दे ना, तो कभी कभी खाना क्या होता है कि ये विंड पाइप में घुस जाता है और हमें खांसी आ जाती है, खाना बाहर आ जाता है। तो एपिग्लॉटिस का काम होता है कि अगर ना प्रोटेक्ट करना किसको, विंड पाइप को, कि खाना किस तरफ जाए, केवल एसोफेगस पाइप, क्योंकि 2 पाइप्स होती हैं आपकी लगी हुई गले में, विंड पाइप और कौन सी दूसरी, फूड पाइप। फूड पाइप को एसोफेगस पाइप बोलते हैं और आपका विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं। तो एपिग्लॉटिस का काम होता है, लैरिंग्स का वो पार्ट होता है।
अच्छा, वोकल फोर्ड्स की बात करें, लैरिंग्स के नीचे लगा होता है जिसे वोकल कॉर्ड बोलते हैं। इन जो मेल होते हैं उनमें मोटी होती है, इसलिए आवाज़ कैसी होती है, भारी होती है। और महिलाओं में कैसी होती है, थोड़ा पतली होती है, तो उनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली, इसलिए देखने में मिलती है, यानी कि इसकी जो कॉर्ड की जो मोटाई होती है कम होती है। इसमें ट्रैकिया आ जाता है, कार्निया ऑफ द ट्रैकिया आ जाता है। उसके बाद देखो मैन ब्रोंकाइज आती है, क्योंकि देखो ये जो आपका विंड पाइप है ट्रैकिया, इससे कनेक्टेड ये दो ब्रोंकाइज अभी बताया था। सब ब्रांचेस को मैंने बता दिया था, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और वहाँ से कनेक्टेड होती है आपकी क्या, एल्वियोली। अब राइट लंग्स में आपका सुपीरियर लोब होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल फीजर आता है, ऑब्लिक फीजर आता है, फिर आपका मिडिल लोब आता है और फिर इन्फीरियर लोब, 3 आ जाते हैं। लेफ्ट लंग में मैंने बताया था 2 ही होते हैं, एक सुपीरियर लोब होता है जिसमें एपेक्स ऑफ द लेफ्ट लंग आ जाता है, ऑब्लिक फीजर आ जाता है, कार्डिक नॉच आ जाता है, लिंगुल ऑफ द लंग्स आ जाता है, नीचे जो आता है आपका इन्फीरियर लोब्स आता है, इधर नीचे की तरफ बहुत छोटा होता है ये वाला। यहाँ पर 3 होते हैं इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यार रुक जाओ, मैंने गलत कर दिया, इस तरीके से बने होते हैं 3 लोब्स, 1 2 3 और 1 2। तो ये आप ये नीचे की तरफ डाइफॉर्म है, ये आप याद कर सकते हैं। सुपीरियर इन्फीरियर मिडिल, ये कौन सी आपकी ब्रोंकस है, लेबर, ये यहाँ पे लगी हुई है। ये अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं आपकी, जो आप किन की तरफ जाते हैं, ब्रोंकाइस की तरफ जाते हैं। ये देखो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स से कनेक्टेड होती हैं आपकी, कैपिलरी बेड्स लगे होते हैं, ये आपके एल्वियोली है, और एल्वियोम के अंदर होता है एट्रियम, ये कनेक्टेड हो जाती है। एट्रियम मतलब जो आपकी क्या होती है, एट्रियम से कनेक्टेड होती है, मैंने बताया था एट्रियम, वेंट्रिकल्स, ये सारा बता दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी देखो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सेक्स और कनेक्टिव टिश्यू हो गई, म्यूकोसल लाइनिंग हो गई, सारा बता दिया था। तो ये पूरा होता है आपका नेजल कैविटी प्लस पैरानेजल साइनस, नॉस्ट्रिल, ओरल कैविटी, पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया आपका कौन सा हो जाता है, फिर लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस हो जाता है आपका। ट्रैकिया तो बताते हैं, कार्निया ऑफ द स्ट्रेचा जो आपका होता है यहाँ पे, राइट मेन ब्रोंकस होता है, लेफ्ट होता है आपका, फिर उसके बाद ब्रोंकाइज, एल्वियोली, लेफ्ट लंग, राइट लंग, सारा बता दिया आपका। यहाँ पे लेफ्ट की जगह यहाँ पर लेफ्ट नहीं लिखना था, यहाँ पर राइट लिखना था उसने। 3 में होता है, बताया था ऐसे, ये 2 में होता है। डायफ्राम, रेव्स और पार्शियल जो आपकी क्या होती है, पैरेटल प्लूरम मेम्ब्रेन, सारी चीज़ें क्लियर करा चुका हूँ। ये आपका गला है, गले के ऊपर मैंने बताया था आपको एपिग्लॉटिस होता है, और यहीं पर आपके थायराइड कार्टिलेज लगी होती है। थायराइड होता है ना, जैसे थायराइड की जो होती है यहाँ पे, इसको किसकी ज़रूरत होती है आपके, इसको ज़रूरत होती है आपके नमक की। नमक में आयोडीन होना चाहिए, तब क्या होता है कि आपको कौन सा रोग नहीं होता, तो वो होता है आपका कौन सा, घेंगा, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आगे की तरफ जो लगा होता है ना, देखो ये गला सा निकला हुआ, इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलिए आगे चलते हैं। ये जो नीचे की तरफ जा रही है आपका ट्रैकिया है, ये कार्टिलेज वगैरह लगी हुई है सपोर्ट देने के लिए उसे। तो देख लेते हैं, अगर मैं बोलूँ कि फीमेल लैरिंग्स और मेल लैरिंग्स की बात करूँगा, तो लेंथ की अगर बात करें तो मेल्स में 44 mm की होती है, फीमेल्स में 36 mm की होती है। ट्रांसवर्स डायमीटर देखेंगे तो 43 mm और 41 mm, और सिगिटल डायमीटर देखेंगे 36 mm और 26 mm देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं एडल्ट वॉइस फोल्ड की बात करूँ तो हमारे गले से दिख जाता है, अगर आप कभी अंदर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा। तो मेल वोकल जो फोल्ड होता है लगभग 17 से लेकर 25 तक होता है, जो इसकी क्या होती है मोटाई 17 mm से लेकर 25 mm तक की होती है। फीमेल में एक कम होती है, 12.5 से लेकर 17.5 तक होती है। तो ये आप याद कर लें, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो मेन ऑर्गन जो होता है रेस्पिरेशन का, वो कौन सा होता है, आपके लंग्स होते हैं, और क्या होना है। तो देखो लिखा हुआ है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सो आवर ऑर्गन कैन वर्क। इट ऑल्सो क्लीन्स वेस्ट गैसेज such as the carbon dioxide from our blood. The part of the respiratory system are as follows. पहला आता है mouth and the nose, opening that pull air from the outside your body into your respiratory system. ये तो क्या करते हैं, बाहर की हवा को खींचते हैं और अंदर की तरफ डालते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में। पैरिंग्स बता दिया था, जो थ्रॉट होता है, गला, पैरिंग्स ही बोला जाता है। ट्यूब दैट डिलीवर्स एयर फ्रॉम द योर माउथ एंड नोज टू द ट्रैकिया। इसका काम क्या होता है भाई, पैरिंग्स का इसका काम होता है कि जो हवा नाक और मुंह के रास्ते अंदर आई है उसे कहाँ ले जाना, विंड पाइप की तरफ। विंड पाइप मतलब ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया का काम क्या होता है, पासेस कनेक्टिंग योर थ्रॉट एंड लंग्स। इसका काम होता है किसकी तरफ भेजना, ब्रोंकाइस की तरफ भेजना। फिर उसके बाद ब्रोंकियल ट्यूब्स आती, ट्यूब्स एट द बॉटम ऑफ द योर विंड पाइप दैट कनेक्ट इनटू द ईस्ट लंग्स। लंग्स हो गया 2 ऑर्गन दैट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पास इनटू द योर ब्लड। डायफ्राम नीचे वाला होता है मसल दैट हेल्प योर लंग्स पुल इन एयर पुश इट आउट। इसका काम होता है कि हमारा जो लंग्स होता है वो बाहर की तरफ फेंके फिर से क्या, हवा को, ठीक है ना, और किसको, अंदर की तरफ खींचे। तो डायफ्राम का काम है। रिफ्स होती है, ये तो आपका क्या होती है, ये प्रोटेक्शन होता है, बोन्स दैट सराउंडेड द प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट। एल्वियोली बताया था, टिनी एयर सैक्स इन द lungs where is the exchange of the oxygen and the carbon dioxide takes place. Bronchioles होती हैं, ये सब ब्रांचेस होती हैं ब्रोंकाइल्स की, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाइल्स ट्यूब्स दैट लीड टू द एल्वियोली। लेरिंग्स बताया था मैंने अभी, लेरिंग्स जो बोला जाता है वॉइस बॉक्स बोला जाता है, हॉलो ऑर्गन दैट अलाउ यू टू टॉक एंड मेक द साउंड्स व्हेन एयर मूव्स इन एंड आउट।
Lungs are the main organ of the respiratory system because it performs the main function of the exchange of the oxygen and the carbon dioxide to form our blood. अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. लिखा होता है हार्ट इज द मेसोडर्मली. अगर हार्ट की बात है, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट. मैंने बताया था लेफ्ट की तरफ ज़्यादा टिल्टेड, इसलिए वहाँ पे दो ही लॉब्स होते हैं. इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग, जैसे बोलते हैं आपका कौन सा, पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड. किडनीज आती है तो ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है आपका, एक्सक्रेटरी सिस्टम है. जैसे कोई बाहर आती है जो आपके बोल सकते हैं जो टॉयलेट होती है, पेशाब जो होती है वो किडनी के थ्रू आपकी क्या होती है, फिल्टर होकर जो इम्प्योरिटी होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है. तो लिखा ऑर्गन इन द मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन किडनीज, रेगुलेटर वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, जिसे बोलते हैं आपका ऑस्मो रेगुलेशंस, along with the excretion of the metabolic waste and the foreign chemicals. The skin is the largest organ. अगर स्किन की बात करें, लार्जेस्ट ऑर्गन है, पूछा जाएगा अगर. लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन है विद द टोटल एरिया ऑफ द अबाउट द 20 स्क्वायर फीट. द स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड द एलिमेंट हेल्प रेगुलेट द बॉडी. ये हमारी क्या करती है, बाहर से आने वाले जो भी होता है ना, एलर्जी वगैरह या फिर जो भी माइक्रोब्स होते हैं जिनसे स्किन को खतरा है, अंदर की बॉडी को खतरा होता है, तो स्किन वहाँ से प्रोटेक्ट करती है. आपका जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम स्किन का होता है. हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड परमिट द सेंसेशन ऑफ द टच, हीट एंड द कोल्ड. तो ये पूरा मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अभी आई थी. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. बताया तो था आपका जो जब आपका ग्लूकोज टूटता है किसके उसमें, आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, तो आपका क्या निकल जाता है, 6CO2 निकलता है और क्या 6H2O निकल जाता है. मतलब जो आपके एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरा आपका क्या होता है, वाटर होता है. ठीक है. और आपके कितनी निकलती है, तो मैंने बताया 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. तो क्या निकलता है, CO2 और आपका क्या निकलता है, CO2 और H2O निकलता है. तो ये लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. दिस रेस्पिरेशन कॉमन इन द मोस्ट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, अदर मैमल्स एंड द बर्ड्स. क्योंकि देखो प्लांट्स इसलिए बोला जा रहा है कि प्लांट्स भी रात को क्या करते हैं, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन ही करते हैं. अच्छा, लिखा हुआ था केमिकल इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर देखो केमिकल, अगर एरोबिक की बात करो, C6H12O 6CO2 आपका 6O2 सॉरी 6CO2 निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और आपका क्या निकलता है, वाटर निकल जाता है और एनर्जी निकल जाती है. Hence, according to equation, this respiration last product is CO2 and H2O. अच्छा, अगर मैं दूसरी बात करूँ, एनरोबिक की बात करते हैं, तो लिखा होता है देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन में होती है, एनरोबिक आपका अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में होती है. अगर एनरोबिक कंडीशन की बात करूँ तो ग्लूकोज जो टूटता है वो किस में टूटता है, आपका एथिल अल्कोहल में टूटता है. मैंने बताया था क्यों निकलता है, 2C2H5OH निकलता है, उसके साथ 2CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं. तो दो मॉलिक्यूल यहाँ 6 निकल रहे हैं, यहाँ पे दो निकलते हैं. एथिल अल्कोहल मतलब अल्कोहल निकलता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एनर्जी निकलती है. कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे कितने निकलते हैं, 38 या 36. तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दी थी उस समय. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस. अभी गैस एक्सचेंज कहाँ पे देखने मिलता है, तो देखो लंग्स तो है और लंग्स के साथ ही गैस एक्सचेंज देखने मिलता है एल्वियोली में. ठीक है ना, कहाँ पे देखने मिलता है, एल्वियोली. हालांकि एल्वियोली यहाँ पे भी लिखा हुआ है पर उसके साथ थ्रॉट लिख दिया उसने. थ्रॉट कैसे बोलते हैं, पैरिंग्स को. थ्रॉट किसको बोलते हैं, पैरिंग्स को. पर उसका काम नहीं होता, लंग्स का काम होता है. ये आपने थोड़ा याद रखना है. चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स एंड द एल्वियोली. एज अ रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी exhalations air reaches the various alveoli of the lungs. The dense network of the blood cells is present around the vasculature. The transport of the oxygen is mainly by the red pigment hemoglobin. अच्छा हाँ याद रखना. अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका कलर रेड नहीं होता, उसका कलर होता है ब्लू. तभी आपने देखा जब आदमी मरता है ना तो उसका कलर कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है. एक्चुअल में उसका कलर नीला ही होता है, पर जब क्या होती है उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है जिसमें आपका कहता है आयरन कंटेंट, आपका आयरन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो जब मिलता है ना तो आयरन के मिलने से क्या हो जाता है, वो रेड कलर की हो जाती है आपका. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना. गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. द ट्रैकिया इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट कनेक्ट द नोज एंड द माउथ ऑफ द लंग्स. द लैरिंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. लैरिंग्स का काम मैंने बताया था आपका क्या होता है, वोकल बॉक्स बोलते हैं इसे. प्रेजेंट इन द थ्रोट ऑफ द ह्यूमन एंड द अदर मैमलियन ऑर्गन दैट हेल्प इन द स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है. द एक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड द बैक टू द लंग्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस. चलो तो ये ब्रोंकाइज है, बताया था मैंने. देखो ये ट्रैकिया पाइप हो गया, फिर ब्रोंकाई आती है. ब्रोंकाई 2 होती हैं, उसमें सब ब्रांचेज होती हैं, तो उन्हें ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. उनसे कनेक्टेड आपकी क्या होती है, एल्वियोली होती हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं. ये देख लीजिए, ये ब्रोंका, ये आपकी कौन सी है, ये एल्वियोली है. यहीं पे आपका O2 एंड CO2 क्या होता है, कनेक्टेड. यहीं पे आपकी पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी जो आपकी क्या होती है, आर्टरी कनेक्टेड होती है. ठीक है ना.
ये देख लीजिए। तो ये कौन सी लैरिंग्स हो गया, ऊपर की तरफ कौन सा लगा होता है लैरिंग्स, दिखाया था ना शुरुआत में एपिग्लॉटिस, एक पिक्चर दिखाई थी लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर आपका ब्रोंकाइज, 2 ब्रोंकाइज, फिर ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। और फिर उससे जो सब, उससे भी क्या होती है, ब्रोंकियोल से भी आपकी सब डिवीजन में होती है, तो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो ये था आपका टॉपिक, इसका जो पीडीएफ है मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में जो कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से वहाँ पे आपका सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हमसे जुड़े तो वहाँ पे भी सेंड कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अगर आपने अब तक नहीं किया है। सब्सक्राइब पे क्लिक करते ही आपको क्या दिखेगा, बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करते नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। अगर नोटिफिकेशन फिर भी अगर मिस हो जाता है तो आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, लिंक को ले सकते हैं, मैं वहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा आप फेसबुक से भी लिंक ले सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे पेज को कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से ही है। और इसके साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।